ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का सपना जो अभी तक अधूरा है, उसको लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। महाराणा प्रताप और उनके छोटे भाई शक्ति सिंह के बीच संबंधों का उदाहरण देकर रक्षा मंत्री ने भारत और पीओके के लोगों के बीच कुछ वैसा ही संबंध बताया और ये साफ कर दिया कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके खुद लौटकर कहेगा कि मैं भारत हूं, भारत ही हूं और वापस आ गया हूं। रक्षा मंत्री का यह बयान उस वक्त आया है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे देश को उम्मीद थी कि पीओके अब भारत में मिलने वाला है, लेकिन जब अचानक युद्ध विराम हुआ तो लोगों को थोड़ा झटका लगा। विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाए कि सेना को क्यों रोका गया। इन सब के बीच 2 दिन पहले पीएम मोदी ने गांधीनगर में पीओके को लेकर नेहरू सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि अगर 1947 में सरदार पटेल की बात मानी गई होती तो पीओके हमारा होता। आज महादंगल की बहस पीओके के सवाल पर, क्या पीओके खुद लौट कर आएगा? क्या पीओके के लोग पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ पूरी तरह से बगावत करने वाले हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सुनहरा मौका गंवा दिया? और सवाल यह भी है, क्या पीओके की समस्या आजादी के समय सरकार की नाकामी की देन है? और वास्तव में क्या मौजूदा मोदी सरकार पीओके को वापस लाने के लिए बेहद गंभीर है और इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। बहस की शुरुआत से पहले वार पलटवार देखिए। नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा और वापस आया हूं। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई अपने स्वाभिमान और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। बंगाल टाइगर की धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं, तब पंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है, मुझसे दूर कहाँ जाएगा। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? उचित सबक हो तब नक्शे से मिट जाएगा। मैंने भी मुझसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, पीओके के लेकर बड़ा बयान है, लेकिन इन सब के बीच क्या वास्तव में कोई प्रयास भी किया जा रहा है या खुद ब खुद पीओके के जो लोग हैं, जिनके हमने रैलियां देखी, जिनको सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए देखा, जिनको हमने देखा कि वो किस तरह से बूंद बूंद पानी और खाने की रोटी के लिए तरस रहे हैं, वो वास्तव में भारतीय हुकूमत का, भारत का हिस्सा पूरी तरह से हो जाना चाहते हैं। पाकिस्तान को अपने कब्जे से पूरी तरह से अलग करने के लिए क्या वो तैयार बैठे हुए हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको अखंड जम्मू कश्मीर में किसके पास कितना हिस्सा मौजूदा वक्त में है, पाकिस्तान ने कितना कब्जा करके रखा हुआ है, उसके बारे में जानकारी लीजिए। कुल क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर का है। भारत के पास 93,708 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान के पास 90,993 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है।
चीन के पास अगर चाइना की बात करें तो 37,555 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है। और इसको भी अगर अलग अलग हिस्सों में बांटकर हम देखें तो पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है वो ग्राफिक्स भी हम अगर दिखा दें अपने दर्शकों को, ये अखंड जम्मू कश्मीर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कुल जो क्षेत्रफल है वो हिंदुस्तान के पास किस तरह से आनी चाहिए। जो अलग अलग हिस्सा, चाहे वो अक्साई चीन का हो या फिर दूसरी तरफ अगर हम पीओके की बात करें, जिसको लेकर लगातार भारत की ओर से दावे किए जा रहे हैं, उसको खुद में मिलाने के लिए। और पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है, यहां पर देखिए क्षेत्रफल 13,297 वर्ग किलोमीटर पीओके का ये हिस्सा, जहां की आबादी 40 लाख, 10 जिले यहां पर आते हैं। और आपको बताते हैं गिलगित बाल्टिस्तान, जिसको पाकिस्तान अलग तौर पर रखता है सामने, लेकिन हम इसे पीओके के हिस्से के तौर पर ही जानते हैं, यहां पर क्षेत्रफल है 77,676 वर्ग किलोमीटर और यहां की आबादी है 17 लाख, जिले हैं कुल 14। गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है उसका क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो वो बहुत बड़ा है और इस लिहाज से भी ये हिस्सा हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवाती चलो। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। और भी प्रवक्ता हमारे साथ क्षेत्रीय दलों के जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले गौरव भाटिया जी आपसे शुरुआत करते हुए, रक्षा मंत्री का ये जो आज का बड़ा बयान सामने आया है, विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार में जो हुक्मरान है वो सिर्फ डायलॉग बोल रहे हैं। आपके पास तो बड़ा मौका था सीज फायर करके, उस मौके को क्या सरकार ने गवा दिया है? क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, ऐसा है, पहले सकारात्मक बात कर ले। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। बात नंबर 1। 2, किस तरह से हमने 3 बार पाकिस्तान को घुसकर मारा है, ये प्रधानमंत्री जी ने बताया पूरे देश को। और चित्रा जी, आप मुझे बताइए, क्या इस तरह की कार्रवाई इससे पहले यूपीए के 10 साल के शासन में आपने देखी थी? कि अगर उरी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अगर पुलवामा हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, अगर पहलगांव में आतंकी हमला हुआ तो हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, जिसमें 9 आतंकी लॉन्चिंग पैड जो है वो नष्ट किए गए पूर्ण तरह से। 11 पाकिस्तान के एयरबेस जो है नष्ट किए गए। आज दुख ये होता है कि अगर देश में ऐसा एक माहौल है कि पूरा देश और हर नागरिक ये जानता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, हाँ। और पीओके भी आएगा तो मोदी जी के नेतृत्व में ही आएगा, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को क्यों दर्द होता है, ये बात मैं कभी समझ नहीं पाया। कांग्रेस पूछ रही है सीज फायर क्यों किया जब पीओके को लाना था तो? मैं समझता हूं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो समय है, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कब हम सबसे मजबूती से पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करेंगे, ये देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फैसला लिया जाता है राजनीतिक तौर पे। और सलाह मशवरा करके जो हमारी देश की सेना है, जिन्हें खुली छूट दी गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा, 26/11 की तरह नहीं। फाली होमी मेजर तत्कालीन एयर चीफ मार्शल कह रहे थे हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, मनमोहन सिंह जी ने इजाजत नहीं दी, ये वो तय करेंगे। और चित्रा जी, आप मुझे बताइए, अगर मैं गलत हूं जरूर टोक दीजिएगा, क्या टीवी डिबेट में ये बात होगी कि क्यों रोका गया, क्यों नहीं रोका गया, उपयुक्त समय, कितना नुकसान, क्या मकसद और उद्देश्य है, ये सेना को तय करने दे। मैं समझता हूं यही भारत के हित में है। और मोदी जी वो नेता हैं जिन्होंने सेना को मनोबल भी बढ़ाया है और खुली छूट भी दी। अब मैं सवाल पर आऊंगी, क्या मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में यह उम्मीद की जा सकती है कि पीओके भारत का हिस्सा, बिल्कुल अभिन्न उसी तरह से अंग बन जाएगा जैसा कि पहले रहा है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। अभिषेक झा जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले अभय दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि कम से कम पहले जो पाकिस्तान लगातार कश्मीर की बात करता था, अब उसके नैरेटिव को बदलने का काम किया है बीजेपी ने। गृह मंत्री का संसद का बयान देख लीजिए, प्रधानमंत्री का लगातार पीओके के संदर्भ में बयान देख लीजिए, और आज रक्षा मंत्री का यह बयान, क्या ये महत्वपूर्ण नहीं हो जाते हैं अभय दुबे जी? आक्रामक तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है पीओके को लेकर, जिस तरह के दावे निकलकर सामने आ रहे हैं, इसकी तो तारीफ की जानी चाहिए अभय साहब। चित्रा जी, 10-11 साल हो गए, आप लगातार बयान ही बता रही हैं। एक बार साहस जुटाया रक्षा मंत्री जी ने, क्या कहा? खुद चलकर आ जाएगा। हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से,
कि वो चीन ने कब्जा लिया है, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बता रहा है। आप पार्लियामेंट में जब जवाब सांसद लोग पूछते हैं तो बाकायदा लीक कर देते हैं कि हम परस्यू कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सार्वजनिक रूप से बोलने में घबराते हैं आप लोग। हम दृढ़ता से भारत की सरकार के साथ खड़े थे। यहाँ पर मुझे लग रहा है किसी का ऑडियो ऑन है, अभय दुबे जी का, और मेरा भी ऑडियो रिपीट आ रहा है टीवी पे। प्लीज आप उसको ऑफ करवाइए, पीसीआर। अभय जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप। जी हाँ हाँ। अब हम निवेदन ये कर रहे थे कि हम लोग दृढ़ता से भारत की सरकार के साथ खड़े थे और सेना के साथ आज भी खड़े हैं। मैं ये वक्तव्य इसलिए दे रहा हूं कि हमने जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही देश के साथ नहीं खड़ी है, उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 में योगना पटेल ने हमले के 4 दिन बाद, 22 अप्रैल को हमला हुआ, 29 अप्रैल को 5 दिन बाद उसने प्रमाण दिए और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के हवाले से बयान दिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस किए कि पाकिस्तान ने संस्थागत रूप से आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है। पहलगाम की हम घटना पर भी, पुलवामा की घटना पर भी, सब वक्त पर। उसके पहले फरवरी 25 में प्रमाण दिए। तब हमारे पैरों के तले जमीन खसक गई जब हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन हमने पाकिस्तान को सूचित कर दिया। अरे कैसे सूचित कर सकते हैं? तब पूछना पड़ा कि हमको क्या नुकसान हुआ। आज राजनाथ जी पीओके की बात करते हैं तो कहे ना दहाड़ कर चीन से, और कहें कि जो चीन ने आज 4000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर रखा है हमारे यहाँ, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, जो हमारी सबसे बड़ी दौलत बेग ओल्डी की एयर स्ट्रिप है, उसके नीचे तक आकर के वो बैठा हुआ है। हमारे नए बफर जोन उसने क्रिएट कर दिए, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक। हमने कहा था उस समय भी रक्षा मंत्री जी से कि आप कैलाश रेंजेस का वो हिस्सा खाली मत कीजिए जो हमारे हिस्से का था, वो भी उन्होंने खाली करा लिया। अरुणाचल प्रदेश में आपका सांसद कह रहा है पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि मैं बार बार गुहार लगा रहा हूं, कोई नहीं सुन रहा है। चीन 40-40 किलोमीटर अंदर आकर हमारे नागरिकों को ले जाता है और अंदर उसने गांव बसा लिया। ठीक है। चीन ने 3 स्टेप एग्रीमेंट कर लिया भूटान के साथ, एक गांव बसा लिया। भूटान ने कहा कि वो हमारी जमीन पर नहीं है, तो रक्षा मंत्री जी किसकी जमीन पर है वो बताइए ना आप। उसी जगह डोकलाम में परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर चीन ने बना लिया, जिसपे आप कह रहे थे डिसएंगेजमेंट हो गया। उसने श्रीलंका के साथ कर दिया, उसने ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट नेपाल के साथ, अफगानिस्तान के साथ साइन कर लिया। उसने हमारे जितने पड़ोसी सार्क के देश हैं, एक भी देश हमारे साथ विश्व में नहीं आतंक की इस घटना पर। ये कब तक दहाड़ के काम चलाएंगे आप? हम दृढ़ता से साथ में खड़े हैं, लेकिन इस बात के लिए आप स्पष्टीकरण दीजिए कि क्यों ये अपराध किया भारत के खिलाफ, सूचना देने का अपराध क्यों किया। हाँ, ऋतुराज झा जी आम आदमी पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे जी, लेकिन कल ही एस जयशंकर विदेश मंत्री के हवाले से खबर जानकारी सामने आई थी, उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया है कि एक तो मध्यस्थता वाली बात पूरी तरह से गलत है, और दूसरी ये विदेश मंत्रालय की ओर से भी तत्काल साफ किया गया था कि पहले सूचना नहीं दी गई थी, वरना वो जो लाशें बिछी हुई थी अभय दुबे जी, जो हम सब ने अपनी आंखों से देखा, वो कहां से तस्वीरें आती? अगर पहले से सूचना दे दी जाती, आपको लगता है कि एक भी आतंकवादी को मार गिराने में हिंदुस्तान को कामयाबी मिलती? नहीं, मैं आज हाफिज सईद, अजहर मसूद, लखवी, इन पर बात ही नहीं करूंगा कि कैसे भाग गए वो सूचना देने की वजह से। मैं सिर्फ एक प्रश्न पर खड़ा रहूंगा कि जब आप लगातार हम 3 दशक से, और खास करके 29 अप्रैल को जो प्रमाण दिए वो बहुत पुख्ता थे, तब आप सूचित भी कैसे कर सकते हैं? फिर आप क्या कहेंगे? आज आपके जो जितना डेलीगेशन आपने भेजा है, वो पूछ रहे हैं वहां कि एक तरफ आप पाकिस्तान को सूचित करते हो, दूसरी तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान शामिल है इस आतंकवादी घटना में। ठीक है, इसका क्या उत्तर देंगे? मैं अब जवाब ले लेती हूँ। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी प्रवक्ताओं के पास जाऊंगी। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। देखिए, पूरा देश ये जानता है कि कांग्रेस का दोगलापन कितना है। अगर गिरगिट जो है कांग्रेस पार्टी को देखता है तो इनके पैर छू के कहता है गुरुजी आओ। और क्यों? इन्होंने कहा 11 साल हो गए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पीओके नहीं वापस आया। सबसे पहले तो मैं याद दिलाऊंगा, थोड़ा याददाश्त तरोताजा करिए, रूह अफ़ज़ा पीजिए, च्यवनप्राश खाइए। किसने दिया है ये पीओके? भारत का अभिन्न अंग है ना। अरे चचा नेहरू की गलती है, गलती नंबर 1, ऐतिहासिक गलती। दूसरा, अभी कह रहे हैं कि ये द्विपक्षीय मामला है। अरे भारत तो ये कहता है कि पीओके हमारा
अभिन्न अंग है। अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 को संसद के पटल पे ये बात कही थी, जब अधीर रंजन चौधरी जी ने, जो लीडर नेता प्रतिपक्ष थे, कहा कि नहीं ये मामला तो यूएन में लंबित है। दूसरी गलती क्या करी, यूएन में लेके कौन गया? चचा नेहरू। इनको ये याद नहीं है। अरे चचा जी आप वाले, चचा जी हमसे पूछ रहे हैं। गौरव भाटिया जी अच्छा लौट रही हूं। इस वक्त एक और बात बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पटना में है और वहां पर देखिए तमाम उनके अलग अलग कार्यक्रम यहां पर निर्धारित किए गए हैं और उसी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ आपको विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा बिहार का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन का वहां पर कार्यक्रम है। लेकिन इसी के साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री का एक भव्य रोड शो भी वहां पर होना है। एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक ये बड़ा रोड शो होना है, जिसको लेकर अपार तैयारी की गई है और वहां पर ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी है उसको सेलिब्रेट भी इस वक्त किया जा रहा है, जिसको लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर भी है भारतीय जनता पार्टी। जैसे ही रोड शो की शुरुआत होगी वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बिहार में आपको बताते चले अक्टूबर नवंबर में होने हैं विधानसभा के चुनाव और इस बार का चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। अपने डिबेट पर लौटते हैं, अपनी बात पूरी करें गौरव भाटिया जी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। गौरव जी धन्यवाद। तो 2 गलतियां तो चचा नेहरू की मैंने बताई। अब देखिए कांग्रेस पार्टी क्यों गिरगिट सलाम करता है इनको। 55 साल सत्ता में रहे, याद नहीं आया इन्हें 55 साल में पीओके लेना। अरे देश में ये विश्वास तो जागा है कि मोदी जी के नेतृत्व में पीओके वापस आएगा, वरना कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो लगता था और कुछ ना चला जाए। और क्यों चला जाए मैं बताता हूं। चीन पे ये सवाल पूछेंगे, चीन से 2 करोड़ की रिश्वत लेने वाले। अरे इस समझौते पे क्या हुआ है, मैं भी इसी सवाल पे आज खड़ा रहूंगा। और बताने की अगर दमखम रखते हैं तो अभय भैया बताएंगे, ये जो पार्टी टू पार्टी समझौता है, क्या इसमें लिखा है कि गांधी परिवार दलाली करेगा, चीन की मुखबरी करेगा, स्टेट सीक्रेट बताएगा उनको? क्यों नहीं सार्वजनिक करके सारी जनता को बता देते? अब एक और बात बताता हूं। देखिए आज एक ट्वीट आया, आपने देखा, जब ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश में जश्न हुआ, ये बड़ी बात है। चित्रा जी 30 सेकंड बोलिए। आज एक कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया, मक्कारों ने ट्वीट किया, हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, 6 करी थी। अच्छा, लेकिन ये देखिए डीजीएमओ भारत का ये कहता है 2016 के पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। ये उनका आरटीआई का उत्तर लेके आया हूं। अब बताइए निकम्मे, मक्कार, देशद्रोही कांग्रेसी कैसे कहेंगे? या तो उनको सेना पे विश्वास है या नहीं। और अभय दुबे जी, ठीक है मैं जवाब ले लेती हूँ। अभय दुबे जी ये ड्रामा पहले भी कर रहे थे। ठीक है बाकी मेहमानों के पास जाना है। जल्दी से 10 सेकंड में जल्दी से देखिए। हाँ अब सर्जिकल स्ट्राइक पे अरे चित्रा जी में इतना कंफ्यूजन है भैया, इनको चित्रा जी गलत पता है कि कितनी सर्जिकल स्ट्राइक करी है। बोलिए। राजीव शुक्ला कहते 6, राहुल गांधी कहते 3, अशोक गहलोत कहते 15, मणिशंकर अय्यर 4, रणदीप सुरजेवाला 3, सुशील शिंदे 3 और सिद्धारमैया तो कहते 10 से 12। और अब आप मुझे बताइए किसकी बात पे विश्वास करें? ठीक है अब जवाब ले लेती हूँ। बाकी मेहमान संगीत रागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है अभय दुबे जी आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। ठीक है चित्रा जी ये गद्दार, मक्कार, दलाल, इनसे पूछिए ना। 10 साल मनमोहन सिंह जी नहीं गए, क्यों गए मियां मोदी केक काटने नवाज शरीफ का? बगैर आमंत्रण के चले गए। इतना घृणित हमला, पहलगाम से भी ज्यादा घृणित हमला हुआ रियासी का। हमारे तीर्थयात्रियों को जून 2024 में गोली से भूना आतंकवादियों ने। 50 यात्री थे, 9 की हत्या कर दी। वो तो बस खड्डे में गिर गई, बाकी लोगों को मार नहीं पाए। 40 लोगों को गोलियां लगी, 40 को। उसके बाद हमारे गद्दार जो मंत्री हैं वो क्या करने गए? वो करने गए बिरयानी खाने शहबाज शरीफ की अक्टूबर महीने में। कहते हैं एससीओ का सम्मेलन है इसलिए जा रहा हूं। चीन और पाकिस्तान ने मना कर दिया G20 में यहां आने पर कश्मीर के मुद्दे पर। इटालियन जो गद्दार और दलाल कुछ उत्तर दोगे अभय भाई? चीन के चाटुकार हिम्मत भी नहीं जुटाते। क्लीन चीट क्लीन बोले। अरे बताओ ना, चीन के चाटुकार तो घुसा है राहुल गांधी है। शर्म करो, सिंदूर बांटेंगे। मैं बोला नहीं चित्रा जी वो डोकलाम उनको बोल लेने दीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
रोड शो भी शुरू हो गया है। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम जो लोग इस वक्त आपको बताते चले सड़क के दोनों ही छोर पर अब देखिए बड़ी तादाद में किस तरह से खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, ये कार्यक्रम अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। पटना की सड़कों पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए बड़े बड़े होर्डिंग्स वहां पर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया गया है और इसको भारत की, हिंदुस्तान की बड़ी कामयाबी बताया गया है। मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये रोड शो अपने आप में काफी ज्यादा अहम इस लिहाज से भी क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की वहां पर सरकार है। तिरंगा लोगों के हाथों में है। इसके पहले हम सब ने देखा था गुजरात में किस तरह से अलग अलग कार्यक्रम प्रधानमंत्री की ओर से किया गया था और वहां पर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग उमड़ कर आए हुए थे। और आज उसी तरह की तस्वीर देखिए, सिंदूर का सम्मान पीछे आपने होर्डिंग्स पर देखा जब कैमरे ने मूव किया और यहां पर फूलों की बारिश की जा रही है। प्रधानमंत्री का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी दफ्तर तक इसी तरह से प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे और लोग उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए दिखाई देंगे। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर से अभय दुबे जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर ले। संगीत रागी जी फौरन आ रही हूं, उसके बाद ऋतुराज झा जी और हमारे साथ बिहार से भी खास मेहमान अभिषेक झा जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी आ रही हूं, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें। चित्रा जी, बेशर्मों ने पठानकोट हमले में पाकिस्तान को आमंत्रित कर लिया और आज तक पठानकोट की रिपोर्ट तक सबमिट नहीं करते। पुलवामा 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, कोई जानकारी नहीं। वो कह रहे रक्षा मंत्री पीओके अपने आप चल के आएगा। अरे वो आतंकवादियों को तो पकड़ कर लेकर आइए। पहलगाम के कहां हैं? पठानकोट के आतंकवादी कहां हैं? पुलवामा के आतंकवादी कहां हैं? बस बड़े बड़े नारे गढ़ना, बड़बोले भाषण और झूठ की भरमार रोज। अब कह रहे सिंदूर बांटेंगे घर घर जाकर। सिंदूर भारत की सनातन संस्कृति में महिलाओं के की अस्मिता का, आस्था का प्रतीक है और जब भारत की बात करते हैं तो भारत की सीमा की रक्षा और आस्था का प्रतीक है। उसको सत्ता के सौदे में बदलना चाहते हो तुम लोग, सिंदूर पर राजनीति करके। बेशर्म लोगों, पुलवामा में कहते थे कि शहीदों के नाम पर वोट दे दो, आज सिंदूर बांटा जाएगा तो फिर वो कैसे? आपको क्यों लग रहा है कि उससे वोट मांगने की कोशिश करी है? लोकसभा का चुनाव होना है अब 4.5 साल के बाद, बिहार में होने हैं चुनाव और बाकी तो अगले साल ही महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होंगे। क्यों आपको लग रहा है कि सिंदूर अगर बांटेगी? सिंदूर आस्था का प्रतीक है। मां दुर्गा को भी सिंदूर चढ़ाया जाता है। ईश्वर की पूजा उपासना में भी सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। सिंदूर सिर्फ एक शादीशुदा महिला की मांग में नहीं भरा जाता है। सिंदूर का अलग अलग वक्त पर अलग अलग उसके महत्व भी हैं। अब हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं सिंदूर। हनुमान जी ने अपने शरीर पर धारण कर लिया था सिंदूर। तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? और मुस्कुरा रहे हैं हमारे साथ आरजेडी के भी मेहमान जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन बोलिए अभय जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ नहीं, एक मिनट। हाँ। नहीं, मुझे तो दुख, ये देखिए पुलवामा में भी यही किया और जो जेडीयू के भी बैठे पूछिएगा, हमारे प्रधानमंत्री 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला हुआ, यात्रा छोड़कर आए और कहां गए सीधे? नीतीश बाबू और प्रधानमंत्री जी मधुबनी की रैली में सत्ता के लिए दोनों वहां गुहार लगा रहे थे और हंसी ठिठोली हो रही थी। ठीक है, मैं पूछ लूंगी। और आज का भी कार्यक्रम जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, आपका सवाल बिहार के हमारे आईबी ऑफिसर शहीद हुए, उनकी शव यात्रा निकल रही थी और उधर। ठीक है, नवल किशोर यादव जी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसके पहले संगीत रागी जी जवाब देंगे। एक एक करके सभी मेहमानों के पास जल्दी मैं रुक करूंगी। संगीत रागी जी, नेहरू जी ने जो गलती की थी क्यों नहीं बीजेपी उसको दुरुस्त कर लेती है? ले आइए पीओके को अपने पास, कौन मना किया है? चित्रा जी अभी मैं पटना में हूँ और देख रहा हूँ सामने सड़क पर मेरे 20 मीटर की दूरी पर भव्य ये शो चल रहा है। अद्भुत नजारा है। लोग सड़कों के दोनों किनारे बहुत तिरंगा लेकर खड़े हैं। अब रही बात मूल प्रश्न पर आते हैं। देखिए, तिरंगा भारतीय अस्मिता का प्रतीक तो है ही, तो ऐसे में तो वाड्रा परिवार में क्यों नहीं उसको यूज किया जाता है? मैं मानता हूं कि ये व्यक्तिगत चीजें हैं। हाँ, सिंदूर एक सांकेतिक, हाँ, मैंने इसीलिए कहा। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता की ये मजबूरी है कि राहुल गांधी गलती करें और इसके बावजूद भी उनको डिफेंड करने के लिए वो यहाँ पर आए। डिप्लोमेसी की जो भाषा है उसमें बहुत तो साफ है। मुझे नहीं लगता है कि भारत का एक बच्चा भी जो है वो कहेगा, अज्ञानी से अज्ञानी बच्चा भी कहेगा कि राहुल गांधी की बौद्धिक स्तर और डॉक्टर जयशंकर की बौद्धिक स्तर विदेश नीतियों को लेकर के कौन सक्षम है। मुझे नहीं लगता है कि जो अधिकांश आप डिप्लोमेट से कहेंगे कि इससे बढ़िया कोई विदेश नीति का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति अभी तक भारत का विदेश मंत्री बना हो।
और उसकी स्टेटमेंट पर डिप्लोमेसी की अलग भाषा होती है, और उसको राहुल गांधी लेकर के कि भाई जासूसी और मूल के व्यवहार करा। अब तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को ये कहना पड़ेगा, ये की मजबूरी है, ये अपनी जग हंसाई पूरी दुनिया में करवा रहे हैं और कुछ नहीं करा रहे हैं। अरे जब रक्षा मंत्री ये बोलते हैं, नहीं, आप राहुल गांधी पर जाइएगा संगीत रागी जी। जब रक्षा मंत्री ये कहते हैं हमारा ही अंग है पीओके, स्वयं लौटकर वापस आएगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, वापस आऊंगा, वापस आया हूं, ये कहेगा पीओके, हमें पूरा विश्वास है कि वो भाई अपने स्वाभिमान और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी ना कभी लौटेगा। तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ये तो बताइए ना संगीत रागी जी, या क्या प्रयास किए जाने चाहिए? समय समय पर राजनीति में तो पीओके को अक्सर हमने देखा है अपने अपने हिसाब से भुनाते हुए राजनीतिक पार्टियों को लेकर आने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए बात आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है और अमित शाह जी ने कहा है, लेकिन वक्त दीजिए सरकार को। एक तो कि सरकार पीएफए के समूचे अपने हाथ में आए हुए को शिमला समझौते में खत्म करती थी, तो कांग्रेस पार्टी को तो कम से कम ये सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, ये कब कांग्रेस पार्टी को समझ में आया? रिजोल्यूशन पढ़िए। अरे सुनिए दे यार, रिजोल्यूशन जल्दी से उनकी बात खत्म हो जाए, बाकी लोगों के पास भी जाना है। अरे ऑल पार्टी रिजोल्यूशन है भाई, छोड़ो ना, अरे भाई छोड़ो 1994 का, मैं तो कह रहा हूं आपके हाथ में पियो। और अब चाइना ने आपकी सत्ता की सरपरस्ती में चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। आपको साहस नहीं मुंह खोलने का। टिप्पणी नहीं हो पाई है। अभय दुबे जी प्लीज उनको बोलने दें, अपनी बारी में फिर आप भैया। ठीक है, लगता है कि ठीक है, अपनी अपनी बारी में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, अपनी अपनी बारी में प्लीज। संगीत रागी जी अपनी बात खत्म करें जल्दी से। अभय जी आपको भी पता है कि चश्मा उठा रहे, 18 बार तो चश्मा उठा चुके। अभय जी आपको भी पता है कि मनमोहन सिंह शर्मल शेख में जाकर के भारत को शर्मसार करके आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान खुद भी इस्लामिक, क्या बोला बताइए, पढ़िए शर्मल शेख का स्टेटमेंट। अरे सुनिए, मैं आपको बता दूंगा, एक पढ़िए स्टेटमेंट। मुद्दे पर आते हैं, बम जो है वो पाकिस्तान पर गिरा था, हवाइयां जो है वो राहुल गांधी और खड़गे जी पर उड़ रहा था। अब जो है वो चुकी नरेंद्र, अरे 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के हमने। अरे तुम कहते थे कि पड़ोस बदल नहीं सकता, हमने बांग्लादेश बना दिया। बोलेंगे संगीत रागी जी की आवाज नहीं आ पाएगी, वो स्काइप से हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज उनको बोल लेने दीजिए। मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं कि आर्मी ने फिर क्यों ये किताबें लिखी कि जो चीजें हमने गेन किया था, ठीक है, युद्ध क्षेत्र में, उसे इस देश की तथाकथित प्रधानमंत्री गूंगी गुड़िया जिसे जगजीवन राम कहते थे, ठीक है, वो जाकर के शिमला समझौते में सारी हार गई। आप पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, पीओके लाने के बारे में भारतीय जनता पार्टी बात करे तो समझ में आती है। ठीक है, और उसके लिए वक्त दीजिए, वो भी वक्त आ जाएगा। जब कहते हैं बस लास्ट में 10 सेकंड में, जब राजनाथ जी ये कहते हैं कि वो अपने आप चल में आएगा, मैं फिर से कहता हूं ये भी डिप्लोमेसी की भाषा है। हम जब इतने बड़े ताकतवर होंगे तो आप देख लीजिएगा। ठीक है बहुत सारी चीजें आपकी बात हो गई। अब मैं जल्दी से नवल किशोर यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी के, अभिषेक झा जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। आम आदमी पार्टी की ओर से ऋतुराज झा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले नवल किशोर यादव जी आपसे सवाल, अब ऑपरेशन सिंदूर के बड़े बड़े होर्डिंग्स पटना की सड़कों पर क्या लग गए, आरजेडी को बेचैनी होने लगी। अब भाई अगर कामयाबी है, घर में घुसकर मारा है, जवाब दिया है पाकिस्तान को, तो वहां पर उनके कार्यकर्ताओं नेताओं की ओर से, आम लोगों की ओर से होर्डिंग लगाए गए हैं, तो फिर किस बात की दिक्कत है? नहीं चित्रा जी, कोई चित्रा जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि जो लोग की नजर सिर्फ चुनाव पे होती है तो हर चीज का फायदा उठाना चाहते हैं और उन चीजों का भी जिक्र करते हैं जो वो कभी नहीं किए। तो ये पूरे देश को मालूम है कि हार्वर्ड और हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है। पिछले 11 साल से हम लोग भुगत रहे हैं। बिहार भी लगातार उनके भाषणों को, ओछी और छोटी भाषणों को सुन रहा है। यहाँ तक कि जब उनके सर्वदलीय बैठक में होना चाहिए तो यहाँ बिहार में वो चुनावी मंच से भाषण दे रहे थे और लगातार पिछले 11 साल से यहाँ पर आकर झूठ बोल रहे हैं। और बिहार वही का वही है, मजदूर प्रदेश है, पलायन प्रदेश है, बेरोजगारों का प्रदेश है, कोई उद्योग नहीं है। चीनी मिल की बात करने वाले, चीनी मिल का अभी तक चीनी नहीं हो सका। ये तमाम तरह का झूठ वो लगातार बोलते रहे हैं और यही चीज हमें दिखाना है और बताना है कि जो प्रधानमंत्री बार बार यहाँ पर आकर बोल रहे हैं और उनके लोग जो लोग अपमानित कर रहे हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, किसी वजह से आपका फ्रेम चला गया है, उसको मैं तुरंत दुरुस्त कराती हूँ।
उसके बाद आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। एक बार मैं पीसीआर से कहूंगी कि आपका फ्रेम ठीक कराया जाए। अभिषेक झा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, पीएम के इस रोड शो और कार्यक्रम के जरिए क्या वोट बटोरने की कोशिश है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो आरोप लग रहे हैं? वोट बटोरने की बात क्यों हो रही है चित्रा जी? बिहार में वोट तो हमारे पास प्रचुर मात्रा में जनता के आशीर्वाद के रूप में है। और अभी लोकसभा के चुनाव बिहार में हुए थे, आपने देखा कि अधिकांश सीटें एनडीए के खाते में ही आई। बिहार के लोगों को मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी पसंद है। बिहार के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन लोकार्पण हुआ है और भी कई योजनाएं हैं जिनकी सौगात अभी पीएम आने वाले समय में देंगे। और इस रोड शो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं किस तरह का खासा उत्साह बिहार के लोगों में है। आपको वो भी दिन याद होगा चित्रा जी, जब पहलगाम में ऐसी घटना घटी, हम सब व्यथित थे और प्रधानमंत्री बिहार आते हैं। बिहार में मधुबनी की धरती से उन्होंने कहा था, आई सेड दिस टू द होल वर्ल्ड कि वी विल फाइंड एंड पनिश दोज टेररिस्ट। और आपने देखा कि किस मजबूती के साथ हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। पाकिस्तान की सेना कवर देने के लिए आई तो पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुस करके मिसाइलें दागी गई। मतलब साफ है, भारत ने एक संदेश दे दिया कि किसी भी कीमत पर हम इस तरह की चीजों से समझौता नहीं कर सकते और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलकर ही रहेगा। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात होती है, इतिहास क्या रहा है वो सबको पता है, उसमें नहीं जाना है। लेकिन हम तो आज प्रफुल्लित इस बात से भी है कि एनडीए की सरकार इतने वर्षों से आई है और अब एक माहौल देश में तैयार हो चुका है कि जो भी लंबित ऐसे मामले जो बहुत जटिल लगता है कि इनका हल नहीं निकल सकता है, वो मामले भी अब हल होते दिख रहे हैं। तो एक दिन जरूर आएगा जब इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का भी मसला हल होगा और जो हमारे लोग हैं वो इस देश के अधीन, इस देश के अंदर समाहित हो जाए। संगीत रागी जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अभिषेक झा जी जो जिन्होंने अपनी बात रखी, ऋतुराज झा के पास अब मैं जाऊंगी। आप प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं। ऋतुराज झा जी, जब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ये बोलते हैं कि पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास छोटे भाई के लिए हमेशा बना रहता है और वो बड़े विश्वास के साथ कहते थे, तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चलाएगा, मेरा ही भाई है, मुझसे दूर कहां जाएगा। तो जब रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कहते हैं तब पूरे देश को एक सुर में नहीं बोलना चाहिए कि हाँ पीओके हमें चाहिए और सरकार जो भी कदम उठाएगी या वहां पर जो स्थिति बनी हुई है उसके साथ हम खड़े हुए हैं। इसको भी लेकर देश के भीतर राजनीति क्यों? ऋतुराज झा जी। चित्रा जी, मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था और आप लगातार जो है सो इस पे डिबेट कर रहे हैं। आज देश के अंदर में हर व्यक्ति, हर इंसान ये चाहता है, दिल से चाहता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने। और काफ़ी लंबे समय से हमारी जो केंद्र की सरकार है उसने एक उम्मीद भी जगाई है। आपने देखा कि पार्लियामेंट में किस तरीके से हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है। पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया था कि जान भी दे देंगे, हमारा ही हिस्सा है पीओके। कहा कि हम जान दे देंगे लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेकर रहेंगे। हम सबको बहुत अच्छा लगा था कि जब भारत के गृह मंत्री जी ने कहा, सबको एक उम्मीद जताई कि हमारे लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेना प्राथमिकता है और बहुत उम्मीद जताई थी। लेकिन आज बहुत दुख हुआ जब हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर ने इस तरह की बात करी, जबकि हम ऐसी स्थिति में थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि अगर 3-4 दिन का समय और मिलता सेना को तो पाकिस्तान को घुटने पर लेकर के ला करके हम जो है सो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले सकते थे और पूरी दुनिया को अपनी ताकत को दिखा सकते थे। लेकिन समझ में यह नहीं आया कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति सरपंच बनकर बीच में आ गए और सीज फायर जो है सो पहले इन्होंने ऐलान कर दिया। तो ये चीज देश के अंदर में चौक पे, चौराहों पे, हर जगह पे इस बात की चर्चा हो रही है कि हम उस पोजीशन में थे, हम उस मजबूत पोजीशन में थे कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले सकते थे और दुनिया को यह बता सकते थे कि आज का भारत जो है सो मजबूत भारत है और हमारी ताकत, हमारी जो 144 करोड़ लोगों की रक्षा करने वाली जो सेना है वो इतनी ताकतवर है किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकती है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को
छीन सकते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड, पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान का जो करतूत है, जो चाल चरित्र चेहरा है, उसको सबके सामने ला सकते थे, घुटनों पे ला सकते थे, उनसे छीन सकते थे और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना सकते थे। इस मौका को हम आप ही कह रहे हैं कि आज का भारत मजबूत भारत है। अब तो बीजेपी आपके बयान को लपक लेगी और वो कहेगी कि देखिए मोदी के नेतृत्व में ही मजबूत भारत है। लेकिन पीओके को लेने के कई मौके आए ना, लेकिन हर मौके पर देश में अलग अलग सरकारें रहीं, पीओके को लेकर वो स्थिति क्यों नहीं बनी? और आज जब रक्षा मंत्री भी ये कहते हैं कि खुद पीओके के लोग ही तय करेंगे कि हमें भारत के साथ मिलना है, तो फिर सवाल अहम हो जाता है कि किस बात का इंतजार किया जा रहा है, वो सही वक्त कब आएगा? हाँ, जल्दी से अपनी बात पूरी कर ले, फिर बाकी लोगों के पास हमें हमारी सेना पे, हाँ हमें हमारे सेना पे गर्व है। बिल्कुल, हम एक ऐसी ताकत, गर्व है और हमें पता है कि हमारी सेना सक्षम है आज दुनिया में हर देश से मुकाबला कर सकते हैं। और पाकिस्तान की तो औकात ही क्या है, हाँ। हम पाकिस्तान से हर चीज में 10 गुना ऊपर हैं। हम इतने मजबूत हैं, आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमारी सेना को 3-4 दिन का समय और मिलता तो पाकिस्तान को घुटने पर ला करके हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर छीन सकते थे और दुनिया को बता सकते थे अपनी ताकत का जो है सो कर सकते थे। लेकिन दुख इस बात का है कि हम अच्छी पोजीशन में होने के बाद, मजबूत पोजीशन में होने के बावजूद हमने सीज फायर कर लिया। और वो भी सरपंच जो है सो बताइए अमेरिका आकर के, हम अमेरिका के दबाव में कभी नहीं आए। हमारी विदेश नीति क्या रही है? हम गुट निरपेक्ष राष्ट्र का नेतृत्व किया है, आज तक का इतिहास यही रहा है और ये इतिहास रहा है। लेकिन हम अमेरिका के दबाव में आकर के हमने सीज फायर कर लिया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और बहुत दुख हुआ आज ये सुन करके जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर खुद आ जाएगा। अरे खुद कैसे आ जाएगा? AI बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम है क्या? अरे इतनी बड़ी फौज है हमारी, हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं जवाब ले किसी बड़े आदमी ने कहा, गौरव भाटिया जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। नवल किशोर यादव जी का फ्रेम नहीं आया था, अभी वो हमारे साथ हैं। एक बार जल्दी से उनकी बात पूरी हो जाए, फिर संगीत रागी जी आऊंगी, गौरव भाटिया जी से जवाब लूंगी। अभय दुबे जी आपके भी पास, आप लोगों की आंखों में चुभ रही हैं क्या ये तस्वीरें? नवल किशोर यादव जी, ये जो हाथों में तिरंगा लेकर लोग यहाँ पर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनका फ्रेम चला गया था। जल्दी से उनकी बात हो जाए गौरव भाटिया जी। कह रही है वो बोले तो हमारे पास आइए और उत्तर लीजिए। नवल किशोर यादव जी का फ्रेम फिर चला गया। आप गौरव भाटिया जी, आप ही की बात सही साबित हो गई, बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए पहले। हमारी बात इसलिए सही साबित हो जाती है चित्रा जी क्योंकि ईमानदारी है हमारे अंदर। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए कैसे चैनल पे झूठ बोला जाता है। अभी बात कर रहे थे कि जयशंकर जी ने पहले बता दिया। अरे ठीक है, ये आम आदमी पार्टी का ट्वीट है, धोखेबाज किसको बता रहे देखिए तो इनका चरित्र क्या है। इनके दिमाग पे भी झाड़ू लग गया है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के विदेश मंत्री धोखेबाज हैं इनके हिसाब से। और अरविंद केजरीवाल जो नहाने जाने से पहले और बाद में टीवी चैनल पे ऊपर आके पहले एक बाइट देते थे, एक वक्तव्य दिखा दीजिए उन्होंने कहा हो हम नरेंद्र मोदी जी देश की सरकार के साथ खड़े हैं, नहीं दिखा पाएंगे। अब मैं आपको उत्तर देता हूं, हमारी मत सुनो भाई, हमारी मत सुनो। हम लोग आपके लिए अच्छे लोग नहीं हैं, भारत की जनता हमें अपना मानती है। शशि थरूर ने क्या कहा? शशि थरूर ने पहले कहा ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, उसके बाद पी चिदम्बरम आए, उन्होंने कहा जो सीज फायर किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, ये निर्णय स्वागत योग्य है। सलमान खुर्शीद ने कहा हमारी ब्रीफिंग हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने करी है, ये फैसला जो लिया गया है ट्रंप का हस्तक्षेप नहीं है सीज फायर में, ये बिल्कुल स्पष्टता से उन्होंने कहा। मनीष तिवारी डेलीगेशन का हिस्सा, उन्होंने भी ये कहा। आनंद शर्मा ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजना बहुत अच्छा निर्णय था। अब उदित राज सिंदूर की आप बात कर रही थी, ये सिंदूर की कीमत पवित्रता क्या जाने। उदित राज ने कहा सिंदूर जो नाम है इसमें सांप्रदायिकता है। अब आप मुझे चित्रा जी बताइए सिंदूर में क्या सांप्रदायिकता है? क्या हटाया गया उदित राज को? प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा कर दिया। राफेल का मजाक उड़ाया अजय राय ने, ये हमारे साथ खड़े नहीं। और अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, डरिएगा मत, आप भी मत डरिएगा। कौन लाएगा पीओके वापस? 1965 में 1971 में मौका था, हमारी सेना वीर थी, पाकिस्तान के अंदर घुस गई, क्या हुआ? कांग्रेस की सरकारें थी, नहीं लाए। अब पाकिस्तान का डॉजियर अपना दुश्मन नंबर 1 किसको मानता है? नरेंद्र मोदी जी को।
लेकिन पाकिस्तान के डॉजियर में पहले पेज पे किसकी तस्वीर है? हक्का नूडल राहुल गांधी की, कि कश्मीर में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। आप मुझे बताइए, जो पाकिस्तान का हीरो है, जिससे पाकिस्तान रोज इलू इलू करता है, वो पीओके वापस लाएगा। और अंत करूंगा अब एक बात पे, आप जानती है अनुच्छेद 370 साल तक कोई हटा नहीं पाया, जबकि टेम्पररी था। मोदी है तो मुमकिन है, हटा के दिखाया, छाती पीटते रह गए ये लोग। हमने भव्य राम मंदिर का वादा किया, पूरा करा। 1 रैंक 1 पेंशन हमने दी, इन्होंने केवल वादा किया। नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। रफेल लाए हम, 10 साल कमीशन खोरी कर रहे थे ये लोग। क्या लाए? कितने फाइटर प्लेन लाए? जरा क्या मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में पीओके हमारा हो जाएगा? गौरव भाटिया जी, आपसे ही सवाल था। गौरव भाटिया जी, हाँ, मैं बिल्कुल, देखिए टीवी डिबेट में मर्यादा बना के बहुत जिम्मेदारी से कहना होता है, और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, हम लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के सेनानी हैं, अगर हम भारतीय जिस तरह से महसूस करते, हमें ये यकीन है, आप पीओके की बात करती है, हमारी वीर सेना को खुली छूट देंगे मोदी जी, और मोदी जी के कार्यकाल में लाहौर में तिरंगा फहराएगा, ये हमारी आशा है, क्योंकि इतने मजबूत हमारे प्रधानमंत्री हैं। और ये जो गद्दारों की सेना अंदर है, दीमक की तरह चाटने के लिए, लाहौर में तिरंगा कब फहराएगा, कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, अभय जी, अब आपके पास आते हुए, देखिए जब भी एक देश या दूसरे देश के संदर्भ में बात होती है अभय दुबे जी, हमेशा इतिहास को सामने रखना पड़ता है। इतिहास में कई बार कांग्रेस पार्टी के पास मौका था कि वो पीओके को शामिल कर लेता हिंदुस्तान के भीतर, लेकिन वो मौका आप लोगों ने गवा दिया। अब आपकी भी उम्मीदें नरेंद्र मोदी से ही हैं कि पीओके को वापस लेकर आइए, जो आरोप लगा रहे हैं गौरव भाटिया। इन पाखंडियों को थोड़ा पानी पिलाइए, घबरा जाते हैं, ये छिपने लगते हैं सेना के पीछे। जब सवाल पूछो तो जिम्मेदारी से बोलूंगा, अरे बोलो ना, मुखरता से, दम नहीं है तुम में बोलने का, क्या बात करते हो? चीन के चाटुकारों जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर तक घुसा हुआ है, मुंह तो खुलता नहीं उसके खिलाफ। मैंने कहा पीओके में चीन ने कब्जा कर लिया है भाई मेरे, आपकी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में, वहां इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। बोलिए ना राजनाथ सिंह जी से, दहाड़ लगाए जा रहे हैं, चीन का नाम तो लेते तक नहीं आता। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था से कोई लड़ सकते हैं क्या हम? अरे नहीं लड़ सकते तो छोड़ो पद, हम दिखाएंगे दृढ़ता से कि कैसे पीओके वापिस आता है। और इनसे बोलिए थोड़ा ठंडा पानी पीकर एक बार एबीपी न्यूज चैनल का, जिन्होंने पहली एयर स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी जनरल हुड्डा, उनका इंटरव्यू सुन लेना। उन्होंने उसी दौरान कहा था कि मैं ये स्वीकार करता हूं कि इसके पहले भी सरकारों ने सर्जिकल स्ट्राइक किए, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक किए 6 से 7 बार। ये इंटरव्यू देख लेना, जिन्होंने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की उनका, तब आपको पता लग जाएगा इसकी सच्चाई क्या है। पूर्व सेना के अध्यक्षों के इंटरव्यू देख लेना, जिन्होंने ये बात कही, उसके बाद हमने जानकारी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन हम ऐसा स्वांग नहीं रचते थे, हम ये प्रचारित करके सत्ता की भूख नहीं मिटाते थे। ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा भारतवर्ष का हमेशा से रहा है। तभी तो वो तो आरटीआई के जरिए निकाले गए पेपर दिखा रहे थे, बता देता हूं कि पहले हुआ ऐसा। चित्रा जी देखिए, ये इन पाखंडियों को समझाइए कि हमेशा उसका नाम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं रहा, उसका नाम क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक रहा है। क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन किए उस दौरान। ये हुड्डा साहब का इंटरव्यू है, ये तो एक नंबर के झूठे हैं, शीर्ष से पोर तक। इनसे क्या पूछेंगे आप? इनके मुंह से आवाज। अच्छा भी आज बात कर रहे बिहार की रैली की, प्रधानमंत्री जी गए, देखिए चुप कराइए चित्रा जी, मेरे तो आदत नहीं है बोलने की, पानी पिलाइए थोड़ा ठंडा। शांति से सुनिए चित्रा जी, आज प्रधानमंत्री जी, आज प्रधानमंत्री जी बिहार है, बिहार में है। 2 दिन पहले नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी है। नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखकर मोदी जी को कहा, नीति आयोग को, कि बिहार बर्बाद हो गया, आपने जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें 60 और 40 का रेशो कर दिया, जो कांग्रेस पार्टी के समय 80 और 90% था। इसलिए हमारी 21 योजनाओं में हमारे पास पैसे नहीं है बिहार के विकास करने को। 90,000 करोड़ रुपए सरेंडर किए पिछले बजट में नीतीश कुमार जी ने, जर्जर कर दिया। बिहार में भर्ती परीक्षा स्कैम, चप्पे चप्पे पर हत्या, बलात्कार,
वहां 8 हत्याएं रोज हो रही है, 33 अपहरण रोज हो रहे हैं, 136 जघन्य अपराध रोज हो रहे हैं। वहां भविष्य बच्चों का लूट लिया, 3 करोड़ 45 लाख मजदूर अप्रवासी हो गए, 10,000 रुपए से कम आमदनी, 94 लाख परिवार 40 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पर जिंदा हैं और 64% पॉपुलेशन गरीब कर दी। इन दोनों ने मिलकर भीषणतम भ्रष्टाचार किया। 4,000 वहां लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं और ढिंडोरा पीटते प्रधानमंत्री जाकर के 10,000 करोड़ दूं कि 20,000 करोड़ दूं। अरे हिसाब दो, 1.25 लाख करोड़ का, ₹1 खर्च नहीं किया। 24-25 जहां चुनाव होते हैं ऐसे ही राग लापते हैं। इनमें साहस नहीं है। साहस होता इंदिरा जी जैसा तो हमने तो 2 हिस्से कर दिए, बांग्लादेश ही अलग बना दिया। हाँ साहस वो ट्रंप जी के सामने उन्होंने अभिषेक झा जी बिहार पर जो आरोप लगाए उन्होंने बिहार के संदर्भ में नीतीश सरकार पर, उसका जवाब देंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल उठाएं गौरव भाटिया जी जल्दी से। संगीत रागी जी, ऋतुराज झा जी आ रही हूं, अभिषेक झा जी बिहार पर जवाब देंगे। बोलिए गौरव भाटिया जी। सबसे पहले देश की जनता देखे, काला कौवा काटेगा इनको और इटालियन काटेगा, क्योंकि मेरे पास तो डीजीएमओ का आरटीआई का जवाब है 8 अप्रैल 2016। ये जवाब क्या कहता है? 2018 8 अप्रैल 2018 क्या कहता है चित्रा जी? बीच में ना, अरे हुड्डा साहब की सुनो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ 8 अप्रैल। अरे घबरा आप रहे भाई चित्रा जी, अब आप साफ कराएंगे तो मैं बात सुन लेते हैं। गौरव भाटिया जी आरटीआई का जिक्र कर रहे हैं, चीन से $100 मिलियन का जो दस्तावेज है बर्बाद कर दिया पूरा। ठीक है, अभय दुबे जी का ये कहना है कि जरूरी नहीं उसका नाम सर्जिकल स्ट्राइक ही दिया जाए। बोलिए गौरव भाटिया जी। ये तो इन्होंने पॉइंट किया, इसलिए आरटीआई में रिप्लाई पूछे क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई। ठीक है, वो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक सुनिए चित्रा जी क्या उत्तर देने दे रहे हैं। अब आप बीच में नहीं रोक रही है उनको। अभय दुबे जी नहीं बोलेंगे, बोलिए। 8 अप्रैल 2018 को एक सवाल पूछा गया कि क्या 2014 से पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। उत्तर आया कोई ऐसा डेटा नहीं है 29 सितंबर 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो। डीजीएमओ क्या कहता है ये महत्वपूर्ण है। किसी आप वेटरन का नाम लेके कहें, उनका एक बयान है, ऐसे भारत की आर्मी काम नहीं करती है। दूसरी बात, ये लोग पीओके वापस लाएंगे हैं, अपना लंगोट इनसे संभलता नहीं है, नाक पोंछने की तमीज नहीं है। बात करेंगे पाकिस्तान और चीन से लेंगे रिश्वत, जाकिर नाइक से लेंगे 50 लाख रुपए की रिश्वत और ये लोग वापस लाएंगे पीओके। और इनको दर्द होता है सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद। अरे आपने दम नहीं है। क्यों कहा कि प्रमाण दो भारतीय सेना को? आप बताइए चित्रा जी, क्या भारतीय सेना ऐसे टटपूंजियों को कोई भारतीय सेना से नहीं? अरे सवाल आपसे किए गए। कह दिया भारतीय खाता सेना ना के पीछे मत जो भारतीय सेना का है वो एकमात्र राजनीतिक दल है जिसके खिलाफ रक्षा मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को, दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे सैनिकों की शहादत का। ठीक है, अब अभिषेक झा का मैं रुकूंगी। ठीक है, आपके बिरयानी खिलाफ बाकी बारी आने दीजिए। अभिषेक झा जी वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में जो नाकामियां है बिहार सरकार की, उसको छिपाने की क्या कोशिश की जा रही है? हाँ, बहुत लंबी लंबी बातें मैंने सुनी अभी अभय दुबे जी की और बहुत चिंतित दिखे वो बिहार की कानून व्यवस्था पर। चिंता का विषय तो होता ही है, कहीं एक भी हत्या हो तो बेहद चिंता का विषय होता है। लेकिन जरा अभय दुबे जी से पूछिए ना, क्या करे बिहार के लोग? तेजस्वी जी को सीएम बना दे, उन्हीं लालू जी के सुपुत्र को सीएम बना दे और कांग्रेस पार्टी भी उनको ही समर्थन देगी, जिनकी वजह से बिहार की छवि पूरे देश में इतनी खराब हुई, लोग पलायन को मजबूर हुए और अपराधियों भ्रष्टाचारियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि बिहार को जंगल राज की उपाधि तक मिल गई। हालांकि अभी भी अभय दुबे जी या कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता में इतनी हिम्मत नहीं है कि तेजस्वी यादव जी का नाम डिक्लेयर कर सके ऑफिशियली एज सीएम कैंडिडेट, क्योंकि इनके मन के अंदर अपना ही लड्डू फूट रहा है। तो बिहार पर इनकी अगर चिंता इतनी होती तो जब भी इनको सत्ता में आने का मौका मिला, इन्होंने भी बिहार के साथ हमेशा पक्षपातपूर्ण रवैया ही अख्तियार। और ये बातें बिहार के लोग बहुत बखूबी समझते हैं चित्रा जी, इसलिए बिहार के लोगों ने 1990 के बाद ही कांग्रेस पार्टी को अलविदा कर दिया था। आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी समय समय पर बिहार आते रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद हो सके
कि कुछ सियासी जमीन अरे वापस मिल साहस जाए, नहीं हुआ लेकिन राहुल बिहार गांधी की को रोक पाए। पॉलिटिक्स शिक्षा न्याय यात्रा के लिए ताकत लगा ली बात पूरी हो जाए। संगीत रागी जी के भी पास जाना है, अभय दुबे जी उनकी बात हो जाए। आए थे बक्सर की धरती पर, हाँ। कितने लोग जुटे थे वहां? 300 लोग नहीं होंगे। अरे शिक्षा न्याय की यात्रा पूरी एक एक करके अपनी बात कर रहे हैं, प्लीज अभिषेक झा को बोलने दें। कुर्सियों को संबोधित करके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बक्सर से जाना पड़ा और कार्रवाई किस पे कर दी? बक्सर के जिलाध्यक्ष पर कर दी। तो कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक वजूद को इस बिहार में लाना चाहती है, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग बिहार में न 3 में है न 13 में, इसलिए इतनी जो ढकोसले वाली आपकी चिंता है बिहार के लिए मत करिए। बिहार का जो मॉडल है वो पूरे देश में स्थापित है। लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियां बिहार में ही दी जाती हैं और बिहार इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई 10 रुपए प्रति माह फीस पर, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई 5 रुपए प्रति माह फीस पर। हम जहां खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी है हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। आपको भी लंबे समय तक बिहार में शासन करने का मौका मिला और आपने जब बिहार को छोड़ा था, इतना कम छोटा 10,000 करोड़ से भी कम का बजट था। आज बिहार का बजट 3.5 लाख करोड़ से भी ऊपर 3,61,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो ये एक मजबूत इकबाल नीतीश कुमार जी का है, जिसको आप चैलेंज करते रहिए समय समय पर। आपको भी राजनीतिक संजीवनी 2015 में कांग्रेस पार्टी को नीतीश जी के नेतृत्व में ही मिली थी और आज भी आप सब आंखें लगाकर टकटकी लगाकर नीतीश जी की तरफ ही देखते हैं। देते रहते हैं अभिषेक झा जी, नीतीश कुमार जी, वो कब किसके साथ हो जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल होता है मौजूदा वक्त में भी। खैर उस पर नहीं जाते हुए जल्दी से ऋतुराज झा जी, मैं आ रही हूँ अभय दुबे जी। ऋतुराज झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतुराज झा जी, एक बार फिर से उसी सवाल पर आते हुए, नरेंद्र मोदी से ही फिर उम्मीदें बढ़ रही है ना, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, उसके बाद देखिए 2008 में जो मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था, उस दौरान तो पाकिस्तान के घर में घुसकर हमने नहीं मारा था ना। उस समय भी सरकार थी, दूसरी बार चुनी गई एक ही पार्टी की सरकार थी अपने गठबंधन दलों के साथ, लेकिन आप लोग भी तो उसी नरेंद्र मोदी से ही उम्मीद कर रहे हैं ना, जिसकी आलोचना करने के लिए बैठे हैं। चित्रा जी, उम्मीद उसी से होती है जो हमसे वादा करता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा, उन्हीं के प्रॉमिस पे आम आदमी पार्टी ने सबसे आगे बढ़ के धारा 370 हटाने के लिए सरकार को वोट दिया, 3 तलाक के लिए वोट दिया। और जब भी बात सरकार की हुई, जब भी बात सेना की हुई, जब भी बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हुई, आम आदमी पार्टी सबसे पहले आगे बढ़कर के सपोर्ट किया। आपको याद होगा, अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे, केजरीवाल जी ने बोला नहीं, केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले बोला कि ये जो हुआ है पहलगांव में, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार जो भी फैसला करेगी, सरकार जो भी निर्णय लेगी, सेना जो भी करेगी, हम सब पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं, सेना के साथ बोलते तो हैं प्रधानमंत्री 370 पे साथ युद्ध का समय नहीं सरकार के साथ है। जब विदेशों में जाकर नरेंद्र मोदी ये दूसरे देशों को सीख देंगे कि मौजूदा समय युद्ध का नहीं है, तो फिर वो पाकिस्तान से युद्ध में उलझ जाएं। भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी के करीब खड़ा हुआ है। हमारा उद्देश्य तो अलग है ना, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का। चित्रा जी, हाँ, और उसकी दिशा में वो कदम बढ़ा रहे हैं आगे। पाकिस्तान में आतंकवादी जब फन फैलाएंगे, घुस कर मारेंगे। चौथी अर्थव्यवस्था के साथ साथ जी भारत की जो सेना है वो चौथी ताकतवर सेना भी है, बिल्कुल, और अपनी अधिकार की बात वही करेगा जिसके पास पावर होगा। हम क्यों नहीं लेंगे पीओके हमारा अभिन्न अंग है, वो हमारा जगह है। और हमने हमेशा, पिछली बार चुनाव में क्या कहा गया कि चुनाव में वोट दे दो, 6 महीना में पीओके लाके दे देंगे। 6 महीना का 1.5 साल हो गया। क्यों नहीं हम इस पोजीशन में हैं कि हम पीओके ले सकते हैं, क्यों नहीं लेंगे? हमारा हक है, कुल मिलाकर हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पीओके को लेने का यही समय है, सही समय है। अब पीओके की जनता क्या स्वतः आकर भारत में विलय की मांग करेगी, जैसा कि रक्षा मंत्री की ओर से दावे किए जा रहे हैं, या फिर भारत की ओर से आगे आने वाले वक्त में पीओके की जनता के मद्देनजर कुछ कदम उठाए जाएंगे ताकि उनकी जिंदगी भी बेहतर हो सके। आगे क्या बनेगी परिस्थिति रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो लगातार जारी है। दोनों ही हिस्सों में बड़ी तादाद में महिलाओं की भी मौजूदगी है। लोगों का जमावड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि इसी साल होने हैं बिहार में विधानसभा के चुनाव। क्या ये मुद्दा उसमें भी गूंजेगा? इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।